आज के संध्या में आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मित्र, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है और मैं दिल्ली से हूँ। और हमारी कंपनी का नाम है टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है और दिल्ली बेस्ड कंपनी है हमारी। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमें गाइड करने के लिए हमारे परम मित्र, हमारे परम आदरणीय मैनेजर साहब मोहित खान साहब HDFC एमसी से जुड़े हुए हैं। आज हम लोगों को मोहित खान साहब से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इस बीच में कई नए मित्र जुड़ गए हैं, उन सभी दोस्तों को परिचय करा दो कि आज का जो प्रेजेंटेशन होगा मोहित सर देंगे। मोहित खान साहब हमारे मैनेजर साहब हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स में, दिल्ली ब्रांच में, जिनके अंदर हमारा पूरा रिलेशनशिप आता है। तो मैं आज का प्रोग्राम हैंड ओवर करता हूं मोहित सर का, कि हमारे सारे दोस्तों को, सारे मित्रों को, सारे इन्वेस्टरों को आप थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड सही है क्यों। क्योंकि हम सब बड़ी निरंतरता से, बड़ी कर्मठता से, बड़ी ध्यान से अपने इन्वेस्टरों को इन्वेस्टमेंट करते हैं और करवाते हैं, और इन्वेस्टर का हर छोटे बड़े गोल को अचीव करवाते हैं। इसलिए सही है, या कुछ और भी बातें हैं? तो आज हम सुनेंगे मोहित खान साहब को। तो खान साहब, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है और धन्यवाद। आपने अपना आज छुट्टी का समय हमें निकाला, घर में आप आराम करने का समय था, उसमें से आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित सर आगे की चर्चा और प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे। मोहित सर। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहित खान है एंड आई एम फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी को जिसने ये वेबिनार कॉल ज्वाइन करी है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नंद किशोर तिवारी सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सभी को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस और म्यूचुअल फंड के बारे में बता पाऊँ। जैसे कि हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड सही है क्यों, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सके। तो स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभिनंदन है कि इसको बोरिंग सेशन नहीं बनाएंगे हम लोग, और इसको टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे। और जो मतलब बीच बीच में मैं कुछ छोटे छोटे सवाल करता रहूंगा, आप सब लोगों को जैसा कंफर्टेबल हो वैसा आंसर दीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे। सही है? जी तो शुरू करते हैं। मैं अपनी स्लाइड यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। तो आप सभी लोग ये स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी जो मेरे सामने है, इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम वाली? जी, मैं देख पा रहा हूँ सर। यस सर। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक से, मतलब कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कह सकते हैं बचत और निवेश से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बचत और निवेश से। और मुझे क्या लगता है, हम में से कई सारे लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बचत और निवेश के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो नहीं पता है। और हम, हमारे एंसेस्टर्स जो रह चुके हैं, हमारे पूर्वज जो रह चुके हैं, उन लोगों ने हमको इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस नहीं सिखाई है। वो क्यों नहीं सिखाई है उसको आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले जान लेते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो बात करता हूँ मैं सेविंग्स की, मतलब कि बचत की। सेविंग्स हर कोई करता है। सेविंग्स एक इंसान भी करता है, जानवर भी करता है, पशु पक्षी, हर कोई सेविंग्स करता है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि शरद ऋतु मौसम आने से पहले पशु पक्षी अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं। सुना है आपने? जी 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 सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर। यस सर, हाँ, यस सर, यस सर। तो मैं बोल रहा था कि जैसे कि शरद ऋतु मौसम आने से पहले पशु पक्षी अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं, मतलब वो अपने खाने पीने का सामान सेव करके रख लेते हैं। ऐसे ही अगर आपने ये नहीं सुना हो तो आपने शायद ये सुना होगा कि ऊंट जब रेगिस्तान में चलता है, उसको पीने के लिए जब पानी मिलता है, तो वो सारा का सारा अपना पानी अपने गले के अंदर, अपने नेक एरिया के अंदर स्टोर कर लेता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसको नहीं पता वो दोबारा जब रेगिस्तान में चलेगा उसको पीने के लिए पानी कब मिलेगा, उसको नहीं पता। तो सेविंग्स करने के दो बड़े कारण होते हैं। पहला कारण होता है सेविंग्स करने से हमको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, और दूसरा कारण होता है क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन।
मुझको नहीं पता कल को क्या आपत्ति आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, बट मेरे पास अगर कोई अमाउंट सेव्ड है और अगर वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं अपनी सेविंग्स की मदद से उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आ पाऊंगा। तो ये तो बात हो गई बचत की। अब बात करते हैं निवेश की, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट एक मॉडर्न जमाने की बात है। इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग्स को कुछ इस तरह से यूज करती है कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, मतलब कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। यू डोंट हैव टू वर्क फॉर द मनी, योर मनी वर्क्स फॉर यू। अब थोड़ी देर पहले मैंने हम लोगों को आपको बोला था कि हम लोगों के एंसेस्टर्स, मतलब हम लोगों के पूर्वजों ने हम लोगों को इन्वेस्टमेंट मतलब कि निवेश की इम्पोर्टेंस नहीं सिखाई है। वो क्यों नहीं सिखाई है? क्योंकि उनके टाइम पे एक चीज नहीं होती थी जो कि आज के टाइम पे होती है। और वो क्या चीज है? वो चीज है इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई। पहले के टाइम पे इन्फ्लेशन नहीं होती थी। कोई मुझे बताएगा पुराने जमाने में इन्फ्लेशन महंगाई क्यों नहीं होती थी? कोई आंसर बताए मुझे प्लीज, कैसा भी आंसर बता दीजिए। उस समय खर्चे ज्यादा नहीं थे सर। खर्चे ज्यादा नहीं थे। और कोई आंसर? चलिए मैं बताता हूँ। आंसर ये भी कहीं हद तक ठीक है कि खर्चे ज्यादा नहीं थे, आज के टाइम पे बहुत खर्चे हैं। बट जो सबसे बड़ा आंसर है वो ये है क्योंकि पहले के टाइम पे जो हमारे बीच में व्यापार होता था, जिसको बिजनेस ट्रेड बोल सकते हैं, वो होता था सोने चांदी के सिक्कों में। करेक्ट? पहले के टाइम पे व्यापार होता था सोने चांदी के सिक्कों में, मतलब मुझे कुछ चीज चाहिए तो मैंने सोने चांदी के सिक्के दूंगा और वो चीज खरीद लूंगा। और उससे भी पुराने जमाने की बात करूं, आधुनिक काल की बात करूं, तो उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे व्यापार होता था बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम आप सब लोग जानते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? वस्तु के बदले वस्तु, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज। आटा चाहिए तो दाल दे दूंगा, दाल चाहिए तो चावल दे दूंगा, चावल चाहिए तो चीनी दे दूंगा। ऐसे वस्तुओं का आपस में एक्सचेंज होता था और ऐसे ही व्यापार होता था। बट वो तो बहुत पुराने जमाने की बात है, इतना पुराने हम लोग नहीं जाते। हम लोग 50-60 साल से पीछे नहीं जाएंगे। 50-60 साल पहले जो हमारे बीच में व्यापार होता था वो सोने चांदी के सिक्कों में होता था। तो ऐसे ही व्यापार होता था। तो व्यापार तो होता था तो महंगाई क्यों नहीं होती थी? महंगाई इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उस टाइम पे जो सोने चांदी के सिक्के होते थे वो हर किसी के पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते थे। सिर्फ राजा महाराजा ऐसे लोग होते थे, नेता मंत्री ऐसे लोग होते थे जिनके पास थोड़े ज्यादा मात्रा में सोने चांदी के सिक्के होते थे। आम जनता, आम आवाम जो होती थी, उनके पास सोने चांदी के जो सिक्के होते थे उनसे उनका खाने पीने का ही खर्चा चल जाए तो वो बहुत होता था। तो पहली बार महंगाई कब देखी गई? पहली बार महंगाई देखी गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में। हम सब लोगों को पता है कि अंग्रेजों ने दुनिया भर पे राज करा। दुनिया भर पे राज करने के बाद वो दुनिया भर के सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, हर चीज लेके चले गए यूरोप में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब वहां पर बहुत ज्यादा सोने चांदी के सिक्के, प्रेशियस मेटल हो गए, तो उन लोगों को पहली बार महंगाई जैसी चीज का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा मात्रा में सोने चांदी के सिक्के हो गए थे और उनको रिलाई मतलब उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस वजह से चीजों की सप्लाई कम हो गई थी और उनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो पहली बार महंगाई जब सामने आई तो हमने इससे क्या सीखा कि जब हमारी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो हमारे बीच में इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्या चीज बढ़ने से क्या बढ़ती है? कोई बताएगा? रिपीट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैंने कहा कि हमारे बीच में जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ती है। जब यूरोप में बहुत ज्यादा सोने चांदी के सिक्के हो गए थे तो वहां पर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई थी, इसलिए वहां पर महंगाई आई। ठीक है, आगे बढ़ूं? जी जी सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में व्यापार चलता जा रहा था। सोने चांदी के सिक्कों से व्यापार चलता जा रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ सालों के बाद हमारे बीच में इंट्रोडक्शन हुआ करेंसी का।
फिएट करेंसी जिसको बोलते हैं, जो आज तक हम लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं रुपए, डॉलर, पौंड, यूरो, जो भी कंट्री की करेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फिएट करेंसी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ सालों के बाद उसका इंट्रोडक्शन हुआ और सोने चांदी के सिक्कों में व्यापार होना बंद हो गया। तो जब हमारे बीच में इंट्रोडक्शन हुआ करेंसी का, तो व्यापार करना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि इजी टू एक्सचेंज था, इजी टू कैरी था, इतनी आसानी से चोरी नहीं होता जितनी आसानी से आपका सिल्वर और गोल्ड होते थे। तो हमारे बीच में इंट्रोडक्शन हुआ इस करेंसी का, इससे हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी, हर चीज तेजी से बढ़ने लगी, व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। बट कहते हैं ना, हर चीज कुछ भी परफेक्ट नहीं होती। तो ये जो करेंसी हुई, इससे काफी चीजें आसान हो गई, बट ये भी परफेक्ट नहीं है। इसके भी दो बड़े ड्रॉबैक है। और वो क्या ड्रॉबैक है? पहला ड्रॉबैक, जो हमारी करेंसी है वो सरकार के आदेश अनुसार चलती है। मतलब कि जब तक एक 500 रुपए के नोट के पीछे सरकार है, तब तक वो 500 रुपए का नोट 500 रुपए का नोट है, अदरवाइज उसकी वैल्यू एक पेपर के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। हाँ, तो आप कोई सा भी नोट उठा के देख लो, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 2000 का, उस पे हमेशा लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बीआरआर अ सम ऑफ रुपीज, जितने का भी वो नोट है। मतलब कि उस पेपर के टुकड़े की खुद कोई वैल्यू नहीं है। उस पे आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस करता है कि मैं धारक को ये वचन देता हूँ कि जो भी ये पेपर का टुकड़ा लेगा, मैं उसको इतने रुपए देने का वचन करता हूँ। तो यही कारण है 2016 में जब नोटबंदी आई, डिमोनेटाइजेशन आई, तो पुराने जो 500 1000 रुपए के नोट थे वो चलने बंद हो गए थे। और दूसरे ड्रॉबैक की बात करूं तो इसको सरकार जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती है। इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती है। इकोनॉमी जब ग्रो करनी होती है तब भी सरकार करती है, बहुत सारी कंडीशंस होती है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये मान लेते हैं कि सरकार करेंसी को प्रिंट करती है। अब जब सरकार करेंसी को प्रिंट करती है तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो क्या चीज बढ़ती है? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, करेक्ट। तो आज के टाइम पे इन्फ्लेशन पहले के टाइम से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से आज के टाइम पे इन्फ्लेशन पहले के टाइम से कहीं ज्यादा है। और आप जितने अच्छे से ये बात जान ले कि इन्फ्लेशन कितनी है और इन्फ्लेशन आपकी कितनी बड़ी दुश्मन है, आप उतने ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे और अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आपने ये इग्नोर कर दिया कि इन्फ्लेशन हमारे बीच में है भी या नहीं है तो कितनी है, तो आप कभी भी अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे आपके पैसे को हर्ट करती है। अब ये स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिखा रही है स्लाइड कि इन्फ्लेशन कैसे आपके खर्चों को बढ़ाती है। मान लीजिए अगर आपके घर का खर्चा आज 30,000 रुपए है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये स्क्रीन? जी जी सर। मान लीजिए अगर आपके घर का खर्चा आज 30,000 रुपए है और आप कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते, नॉर्मल जैसा अभी खर्चा चल रहा है वैसे ही खर्चा कर रहे हैं, तो आने वाले 5 साल बाद आपका घर का खर्चा 40,000 रुपए होगा, 15 साल बाद 60,000 रुपए होगा, 20 साल बाद 80,000 रुपए होगा। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे बीच में जो महंगाई है वो हर साल 5% से बढ़ रही है। अब सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड शो करती है कि इन्फ्लेशन कैसे आपकी सेविंग्स को कम करती है। मान लीजिए आज आपके पास लाख रुपए सेव है और आपने वो लाख रुपए उठा के अपनी तिजोरी के अंदर रख रखे हैं। अगर वो तिजोरी आप 5 साल बाद खोलते हो तो आपके जो 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू आज के 80,000 रुपए के आसपास रह जाएगी। 15 साल बाद उसकी वैल्यू आज के 50,000 रुपए के आसपास रह जाएगी। 20 साल बाद उसकी वैल्यू आज के 35,000 रुपए के आसपास रह जाएगी। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर भी कि हमारे बीच में जो महंगाई है वो सिर्फ हर साल 5% से बढ़ रही है। एंड मजेदार बात पता है क्या है? हमारे बीच में हम मान तो चल रहे हैं कि 5% महंगाई है, बट हमारे बीच में जो महंगाई है वो 5% नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। हमारे बीच में कितनी महंगाई है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई हमारे बीच में जो पिछले 50 सालों में रही है वो रही है 7.84%। मान के चलते हैं 7 से 8% हमारे बीच में सीपीआई है। अब ये सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमको गवर्नमेंट कैलकुलेट करके देती है कि हर साल हमारे बीच में चीजों में कितनी तेजी से उसकी प्राइस बढ़ रही है।
तो उसको कहते हैं सीपीआई। और सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट जो किया गया है। आधुनिक विज्ञान में जितने भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, मजेदार बात यहाँ पर यह है कि हमारे जो ये सीपीआई कैलकुलेट होता है वो एसेंशियल आइटम जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं या बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए में कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर लग्जरी आइटम्स या नॉन एसेंशियल आइटम्स इंक्लूड नहीं होते। और सबसे ज़्यादा खर्चा हम लोग कहाँ कर रहे हैं? लग्जरी और नॉन एसेंशियल आइटम्स में। मैं बात करूँ प्राइवेट एजुकेशन की, तो आज से 7 साल पहले मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट करी थी और उस टाइम पे मैंने अपने एमबीए की फ़ीस कोई 6 लाख रुपए दी थी। अभी कुछ टाइम पहले मुझे अपने कज़न का एडमिशन कराना था उसी कॉलेज में। जब मैंने पूछा 7 साल बाद अभी कुछ टाइम पहले, तो एमबीए की फ़ीस 14 लाख रुपए हो गई। मतलब 7 साल में पैसे एमबीए की फ़ीस प्राइवेट एजुकेशन की डबल हो गई है। अगर मैं बात करूँ आज से पहले 10 साल पहले महँगे से महँगा मोबाइल कितने का आ जाता था? कोई मुझे बताएगा 10 साल पहले महँगे से महँगा मोबाइल कितने का आ जाता था? सर मैंने ना 2500 का सबसे महंगा मोबाइल लिया था उस समय, 10 साल पहले। 10 जो मैं साल पहले। हाँ, जो मैंने खरीदा था। जी। फिर मान के चलते हैं, चलो महँगे से महँगा मोबाइल कोई पड़ होगा, कोई सबसे महँगा मोबाइल भी मान के चलते हैं कि 15-20 हज़ार रुपए का होगा, सबसे महँगा मोबाइल। इससे ज़्यादा का मुझे नहीं लगता 10 साल पहले कोई महँगे से महँगा मोबाइल आता था। और आज के टाइम पे महँगे से महँगा मोबाइल कितने का है? आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स आई थिंक काफ़ी महँगा मोबाइल है। कोई बताएगा कितने का है वो मोबाइल? 1.5 लाख। 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कहीं-कहीं मिल रहा है प्रो मैक्स वाला मॉडल। तो 10 सालों में 20,000 रुपए से 2 लाख रुपए, मतलब 10 गुना प्राइस बढ़ गए मोबाइल फ़ोन में। और मैं यही बात करूँ कि आज से 10 साल बाद 20 लाख रुपए का मोबाइल आएगा। क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ 10 गुना ही तो प्राइस बढ़ा रहा हूँ 2 लाख रुपए से। तो ये भी पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है कि महँगाई जो नॉन एसेंशियल आइटम, लग्ज़री आइटम्स में बढ़ रही है वो कहीं ज़्यादा है। बट फिर भी हम लोग मान के चलते हैं हमारे बीच में जो एटलीस्ट बेसिक आइटम पे, एसेंशियल आइटम्स में महँगाई है वो 7 से 8% है। हम लोग यही मान के आगे बढ़ते हैं। अच्छा काम है। और ठीक है? आप अब जब हम लोग मानते हैं कि 7 से 8% हमारे बीच में महँगाई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? महँगाई तो रहेगी, आगे भी रहेगी क्योंकि हमने डिस्कस करा कैसे महँगाई बढ़ती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन है कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँगे। तो जब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हम लोग कहाँ-कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं? तो आप मुझे लोग बताइए कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? किशोर सर आपके अलावा बाकी सब लोग प्लीज़ आंसर करिए कि आप लोग कहाँ-कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, सारा पैसा इक्विटी मार्केट में डाल रहे हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पैसा आपकी तिजोरी और आपसे दूर जा रहा है जहाँ से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कहाँ इन्वेस्ट करते प्लीज बताइए? प्रॉपर्टी में सर। प्रॉपर्टी में, बिल्कुल। और कोई बताइए? बहुत बैंक। हाँ जी, सर बैंक। बिल्कुल। बैंक सबसे ज़्यादा जो हम लोग पैसा अपना रखते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ रखते हैं? एफडी में, सेविंग बैंक के अंदर, आरडी के अंदर। सही बोल रहा हूँ? जी। सबसे ज़्यादा हम लोग पैसा रखते हैं अपना सेविंग के अंदर, आरडी के अंदर, एफडी के अंदर। इसके अलावा हम लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पसंद है गोल्ड। हम लोग सिल्वर भी खरीदते हैं, पीपीएफ है, ईपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, बहुत सारी ऐसी टाइप की स्कीम्स हैं। अब मैं बात करूं इनके रिटर्न की, इनमें कितना रिटर्न आता है। सेविंग बैंक में हम लोगों को रिटर्न मिल जाता है कोई 3-4%, आरडी में मिल जाता है 4 से 5%, एफडी में कोई 6% 7%, वो भी अभी बढ़ गया। पिछले साल तो इतना भी नहीं था, 6-7% रिटर्न हमको एफडी के अंदर मिल जाता है, बट उस पर हमको अलग से टैक्स भी देना पड़ता है। पोस्ट टैक्सेशन वो और भी कम हो जाता है अकॉर्डिंग आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपका गोल्ड का जो हमारा रिटर्न है,
1979 से गोल्ड का रिटर्न लगभग 8.5% के आसपास रहा है। जितनी हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है उतना ही हमको गोल्ड इतना ही बढ़ता हुआ दिखता जा रहा है। प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। प्रॉपर्टी में लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट करी है, बट प्रॉपर्टी में बस एक यही ड्रॉबैक है कि एक तो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटी इन्वेस्टमेंट से आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते, और दूसरा प्रॉपर्टी कहाँ पर ले रहे हैं वो जगह आपको ज़रूरी है देखना, क्योंकि अगर वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़ते। इसके अलावा मैं बात करूं पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ये जितने भी है, यहाँ पर आपका जो रिटर्न बनता है वो कोई 5% से 7 या मैक्सिमम 8% बढ़ता है। और हमने सीखा था कि हमारे बीच में जो महंगाई बढ़ रही है वो कोई 8% के आसपास से बढ़ रही है। तो अगर आप लोग पैसा रख रहे हो सेविंग बैंक के अंदर, एफडी के अंदर या इन सब चीज़ों में, तो या तो आप इन्फ्लेशन के आसपास ही पहुंचोगे या बीट कर रहे हो। आपका पैसा बढ़ तो रहा है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एफडी गलत है, सेविंग बैंक गलत है या आपका गोल्ड गलत है। इसका मतलब ये है कि इन सब का जो नीड है, इन सब के ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग है। आपको थोड़े समय के लिए पैसा डालना है तो आप बिल्कुल से डाल सकते हो, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा पैसा है जो आपको 5 साल 3 साल कम से कम 10 साल नहीं चाहिए, तो आपके पास ऐसी एसेट क्लास है जो कि आपकी इन्फ्लेशन को बीट करती हुई आ रही है, और उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी मार्केट एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि आपके इन्फ्लेशन को बीट कर रही है। बात करूं, आपने शायद सुना हो सेंसेक्स, 1979 में सेंसेक्स बना था। 1979 में 100 रुपए का सेंसेक्स बना था, आज कोई 60,000 रुपए के आसपास है। और इस दौरान सेंसेक्स में कितनी उतार चढ़ाव आए, हर्षद मेहता का स्कैम आया, 2008 में बहुत बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, 2013 में क्राइसिस आए थे, कोविड हमने देखा, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस देखा, फिर भी सेंसेक्स 100 रुपए से 60,000 रुपए पे है। एवरेज रिटर्न आप निकाल के देखोगे तो कोई 16% के आसपास आएगा, और आपकी महंगाई थी 8%, मतलब कि आप डबल आप कमा रहे हो, जितने की आपकी इन्फ्लेशन है उसको आप डबल दुगुना से आप उसको बीट कर रहे हो इक्विटी मार्केट में। बट अफसोस, जब हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इक्विटी मार्केट गैम्बलिंग है। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट कुछ लोग बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट सट्टा बाजार है, यहाँ पर पैसा डालेंगे तो यहाँ पर पैसा डूब जाएगा। कोई मुझे बताएगा इक्विटी का सिंपल मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब सिंपल, कोई कॉमर्स से हो या कुछ पढ़ा हो गए पर कोई बताएगा सिंपल इक्विटी का क्या मतलब होता है? शेयर मार्केट में निवेश करना। शेयर मार्केट में निवेश करना? नहीं, मैं तो सिर्फ इक्विटी का मतलब जान रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। सिंपल इक्विटी का सर्च कर लेना, कुछ भी कर लेना, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। मतलब कि अगर आपके पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ मालिक। परसेंट के मालिक है। इसका मतलब सिंपल ये होता है। बट हम जब बात करते हैं इक्विटी की तो हम बात करते हैं सट्टा बाजार है। सट्टा बाजार नहीं होता, सट्टा बाजार बनाने वाले हम लोग होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी का शेयर उठाएंगे और जल्दी से देखेंगे कितना प्रॉफिट होने लगा, सुबह से शाम में उसको बेच देंगे, वरना इंतजार करेंगे 2 दिन का, मुश्किल से हफ्ता भर का, बहुत मुश्किल हुआ तो कोई महीना 2 महीना रखेगा, और रिटर्न बना तो अच्छा, नहीं बना तो बोलेंगे कि सट्टा बाजार है, मुझे लॉस हो गया, यहाँ से निकल जाएंगे। आप में से कितने लोग बिजनेसमैन हैं? हाँ हाँ कर, मतलब कुछ बताइए। हाँ करिए, मैं बिजनेसमैन हूँ ऐसा करके हाथ खड़ा करिए कैमरा खोल के। सर, आपने जब बिजनेस स्टार्ट करा था, क्या आपने ये सोचा था कि पहले दिन से प्रॉफिट होगा? नहीं सर। नहीं करा हुआ कोई भी ये नहीं सोच सकता बिजनेस स्टार्ट करता है कि मुझे पहले दिन से प्रॉफिट होगा। एक हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि आज बिजनेस स्टार्ट करा है तो हो सकता है कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने मुझे प्रॉफिट भी ना हो, 6 महीने में जाके प्रॉफिट होने लगेगा, 1 साल में मेरी कॉस्ट रिकवर होगी, 3 साल बाद मैं अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाऊंगा, साल भर में इतना बड़ा बनाऊंगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एक हम लोग विजन लेके चलते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अपना बिजनेस स्टार्ट करते कभी भी नहीं सोचते सुबह से शाम तक को हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी का शेयर प्राइस खरीदते हैं, तो क्यों सोचते हैं कि आज के दिन ही हमको प्रॉफिट हो जाएगा?
एक हफ्ते में प्रॉफिट हो जाएगा, एक महीने में प्रॉफिट हो जाएगा। इक्विटी मार्केट का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ बिजनेस। अगर आप इक्विटी का किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो यह मानिए कि आप उस बिजनेस के मालिक हैं। उसको समय दीजिए जैसे आप अपने बिजनेस को समय देते हैं, उसको ग्रो होने का समय दीजिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस कभी भी एक जैसा नहीं चलता। कोविड आया होगा, आप सब लोगों ने अपने अपने बिजनेस के लिए अपने ऑफिस दुकानें बंद करी होगी। आप छोटे से छोटा बिजनेस अपने घर के पास परचूने वाले से पूछिएगा, वो भी एक बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन ही सही, वो भी एक बिजनेसमैन है। आप उससे पूछिएगा कि रोज जब रात को वो दुकान बंद करता है, क्या एक ही पैसा लेके उठता है, एक ही अमाउंट निकालता है अपने गल्ले में से? वो बोलेगा नहीं सर, किसी दिन मैं 3,000 निकालता हूँ, किसी दिन 3,500 निकालता हूँ, किसी दिन 4,000 रुपए निकालता हूँ। रोज अलग कमाई होती है। ऐसे ही कंपनीज में हर क्वार्टर में, हर साल अलग कमाई होती है, हमेशा एक जैसा नहीं चलता। बट लंबे समय में अगर वो कंपनी अच्छी है तो वो आपको पैसा बना के देती है, जैसे कि आपका बिजनेस बना के देता है। तो अगली बार जब भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो मेरी विनती है कि बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि 1 साल के अंदर या 1 दिन के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। समय दीजिएगा उसको ग्रो होने के लिए। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोगों को टेक्निकल चार्ट्स की जरूरत नहीं होती। हम लोगों को जरूरी होती है उस बिजनेस को समझने की कि उसमें कितनी सेल्स आ रही है, कितना प्रॉफिट है, कितना कंपटीशन है, कुछ बेसिक चीजें होती है। बट अफसोस, क्योंकि हम लोग कुछ लोग बिल्कुल ही प्रोफेशन में डिफरेंट है, जिनके पास इस चीज का टाइम नहीं है, वो ये चीज भी नहीं देख पाते। अगर आप सब ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में जाके इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। बट जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है किसी कंपनी के प्रॉफिट, शेयर, कंपटीशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सिर्फ नहीं देख पाते, तो घबराने की बात नहीं है। आपके पास एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब बात करता हूँ मैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड आती है तो लोगों को लगता है ये रॉकेट साइंस है, समझ से बाहर है, क्योंकि वहां पर एक डिस्क्लेमर चल जाता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा डिस्क्लेमर चल जाता है और हम सब लोग घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल लिखा होता है, उसको आप पढ़िए, उसको समझिए कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है। म्यूचुअल फंड, हम सब लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। सबसे बड़ी गलती यही है। म्यूचुअल फंड पैसा सारा का सारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, ऐसी जगह भी इन्वेस्ट करता है जहां पर सिर्फ आप एक दिन के लिए पैसा रख सकते हैं। आने वाले टाइम में रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड भी आने वाले हैं। हर किसी की नीड, हर किसी के गोल, हर किसी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है। उसके लिए आप अपने एडवाइजर से बात करिए, और आप सबके पास नंद किशोर तिवारी सर है जिनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। बट पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। वापस से मैं स्लाइड पे चलता हूँ। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, कोशिश करूंगा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। ये आपको सबको ये चार्ट दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है आप सब लोगों को? जी जी, तो इसके मदद से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। मान लीजिए आप सब लोग आज डिसाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। 100 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। कोई मान लीजिए कोई यहाँ पर जो भी लोग है, कोई 100 रुपए देता है, कोई 1,000 रुपए देता है, कोई 10,000 देता है, कोई लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, कोई करोड़ देता है, कोई 50 करोड़ देता है, मतलब एन नंबर ऑफ अमाउंट हो सकता है। ये सारे का सारा पैसा इकट्ठा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर से वो पैसा आया। वो सारा पैसा इकट्ठा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूल ऑफ मनी। वो पूल ऑफ मनी, सारा का सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास, जिसको म्यूचुअल फंड कंपनीज भी बोलते हैं। वहां पर होते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर आपका पैसा लगाते हैं मार्केट में, वो इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, गोल्ड मार्केट, कोई सी भी मार्केट हो सकती है। वहां से जो रिटर्न जनरेट होता है वो आपको वापस कर दिया जाता है। इतना ही सिंपल होता है म्यूचुअल फंड। ऐसे ही काम करता है बस म्यूचुअल फंड। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा काम कौन करता है? फंड मैनेजर करता है, और म्यूचुअल फंड कंपनीज करती हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। सो पहला जो बेनिफिट है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब कि
म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फंड मैनेजर के द्वारा होती है। फंड मैनेजर अकेला नहीं, उनकी पूरी रिसर्च टीम होती है, 20, 30, 40 लोगों की रिसर्च टीम होती है जो कि रिसर्च करते रहते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड का कि वो एनालाइज करे ये कंपनी कैसे चल सकती है। तो वो इन लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट करी जाती है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोग देख सकते हैं रोज में आपके कितने पैसे बढ़े, हालांकि नहीं देखना चाहिए कभी भी, बट आप बिल्कुल देख सकते हो आपने कितना इन्वेस्ट करा था, उसकी रोज की कितनी वैल्यू हो रही है। बहुत ट्रांसपेरेंट होता है म्यूचुअल फंड। उसके बाद बात करूं लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड मोस्टली जितने भी म्यूचुअल फंड है 90% से ज्यादा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, मतलब कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कभी भी पैसा डाल सकते हो। कुछ लॉक इन वाले भी होते हैं जिसमें आपका टैक्स बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, बट मोस्टली म्यूचुअल फंड लिक्विड होते हैं, मतलब कि कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेटर है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी भी बोला जाता है। जैसे कि बैंक में आरबीआई होती है, इंश्योरेंस में IRDAI होती है, वैसे म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है सेबी। और सेबी सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ताकि इन्वेस्टर्स को लॉस ना हो। सो सबसे ज्यादा वेल रेगुलेटेड अथॉरिटी है सेबी। उसके बाद आती है कन्वीनियंट और स्मॉल अमाउंट, मतलब 100 रुपए से लेके भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मंथली भी कर सकते हो, वन टाइम भी कर सकते हो। उसके बाद आता है लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड में अगर आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होगा, बहुत लो कॉस्ट होती है म्यूचुअल फंड की। इसकी एक्सपेंस भी जो कंपनी चार्ज करती है वो भी कुछ 5 पैसे से लेके 1.5-2% तक मैक्सिमम होती है, जो कि बहुत कम होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है म्यूचुअल फंड का वो होता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अब रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों के पास डिजिटल पेमेंट नहीं थी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई नहीं थे, हम लोग सिर्फ कैश लेके चलते थे। और बात करूं कैश लेके जाते थे, अगर हम लोगों को कहीं बाहर जाना होता था, आउट ऑफ टाउन जाना होता था, या इंटरनेशनल कहीं जाना होता था, और जब कैश ही हमारे पास ऑप्शन था तो हम लोग कैश कैसे लेके जाते थे? कुछ एक पॉकेट में रखते थे, कुछ दूसरी पॉकेट में रखते थे, कुछ अपनी वाइफ के पास रखवा देते थे कि रास्ते में अगर मेरी पॉकेट चोरी हो गई तो दूसरी पॉकेट या वाइफ के पास जो पैसे रखे हुए हैं उसकी मदद से मैं अपने घर पहुंच पाऊं। ऐसा बहुत सारे लोग करते थे, वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते थे। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी होता है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड में वो 1, 2, 3, 5, 7, 10 कंपनीज में नहीं होती। अगर आप 100 रुपए भी लगा रहे हो उसके कम से कम 20 से लेके 150 स्टॉक खरीदे जाते हैं, मतलब 100 रुपए से आप 150 कंपनीज खरीद पाते हो म्यूचुअल फंड में। अदरवाइज आपको किसी कंपनी का शेयर प्राइस भी मिनिमम टू मिनिमम, मतलब अच्छा शेयर प्राइस भी आपको 20-30 रुपए का मिलता है। यहाँ पर आप 150 कंपनीज खरीद पाते हो 100 रुपए से। और दूसरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब एक कंपनी की परफॉर्मेंस खराब रही भी तो कोई बात नहीं, बाकी की कंपनी की परफॉर्मेंस आपको बचा लेगी। इसके बात करूं म्यूचुअल फंड में कितने ऑप्शन, 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, ग्रोथ ऑप्शन होता है, डिविडेंड ऑप्शन होता है। ग्रोथ ऑप्शन में आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है। अगर आपके पास मंथली रिक्वायरमेंट है या क्वार्टरली रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे बीच बीच में चाहिए होते हैं, तो आप डिविडेंड ऑप्शन भी ले सकते हैं। डिविडेंड ऑप्शन में आपको कुछ कुछ पैसा बीच बीच में इंटरवल में मिलता रहता है। अगर बात करूं कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, बट सबसे ज्यादा बिकने वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो होते हैं इक्विटी, डेट और लिक्विड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके शेयर प्राइस में पैसा लगाते हैं। डेट म्यूचुअल फंड आपका उधारी बाजार में पैसा लगाता है, लाइक आपका बॉन्ड्स हो गए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई है, जो कि बहुत सेफ होती है। और लिक्विड फंड में क्या होता है, ये भी उधारी बाजार होता है यहाँ पर, बट जो उधार होता है ना वो बहुत छोटे समय का होता है, 1 दिन से लेके मैक्सिमम 1 साल का होता है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत 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 मिनिमम हो जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, लेफ्ट साइड में डेट म्यूचुअल फंड्स का चार्ट दे रखा है, राइट साइड में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का चार्ट दे रखा है।
आप सब लोग देख सकते हैं रिस्क दे रखा है, सबसे नीचे सबसे कम रिस्की फंड, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिस्की फंड होते हैं। तो डेट की बात करूं, सबसे कम रिस्की में ओवरनाइट आता है, फिर मैक्सिमम जाके हाइब्रिड डेट फंड्स आते हैं। इक्विटी में सबसे नीचे इक्विटी सेविंग्स फंड आता है और सबसे ऊपर आते हैं स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड। सो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, आपने ये कहावत सुनी होगी, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न बढ़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, आपको कौन सा फंड सुटेबल होगी वो हर किसी का गोल अलग होता है, हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, वो 1-to-1 केस डिस्कस करना पड़ता है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने पैसा एक बार दे दिया और वो पैसा समय के साथ ग्रो होता है, जैसे कि आपने एफडी में डाल देते हो कि एक बार पैसा दे दिया और वो समय के साथ ग्रो होता रहता है। दूसरा तरीका होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि एसआईपी। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि नॉन म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है, वो भी अपने प्रोडक्ट को एसआईपी बोल के बेचती है। तो एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एसआईपी में आपका पैसा थोड़ा थोड़ा कटता है, जैसे आरडी में कटता था वैसे ही एसआईपी में थोड़ा थोड़ा पैसा कटता है और आपका मार्केट में इन्वेस्ट हो पाता है। अब क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होती है, कभी कोविड आ जाता है, कभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस होता है और हम लोग एकदम डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, मेरा पैसा एकदम नीचे हो गया। हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम लोग कितना भी समझ ले कि मार्केट वापस रिकवर कर जाती है, बट फिर भी हम लोग अपने पैसे को गिरते हुए नहीं देख पाते। तो जब हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अचानक से ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम लोग डर जाते हैं। बट एसआईपी, क्योंकि आपका पैसा थोड़ा थोड़ा गया हुआ होता है, उसमें इतना ज्यादा आपको वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। एसआईपी में जो रिस्क होता है वो उसको एवरेज कर देता है, तो एसआईपी इसलिए आपको बेनिफिट करती है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि इन्वेस्टमेंट करने में आपका लमसम इन्वेस्टमेंट होती है, एसआईपी होती है, एसटीपी भी होती है। एसटीपी में आप लोग क्या कर सकते हो, सेफ स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वन टाइम, वहां पर आप सेफ रिटर्न ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा उस स्कीम से ट्रांसफर कर सकते हो किसी रिस्की स्कीम में, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी की तरह। ऐसे ही एसटीपी होती है। और अगर स्विच क्या होते हैं, अगर आपको कोई स्कीम पसंद नहीं आ रही, आपका ऑब्जेक्टिव बदल गया, आपका गोल बदल गया, तो आप एक स्कीम से उठ के दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं। आपको पैसा निकाल के दोबारा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर एसेट एलोकेशन है, तो ये थाली देख के काफी सारे लोगों को भूख लगी होगी, कुछ लोगों का डिनर का टाइम होगा, तो ये मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि डॉक्टर हम लोगों को बोलता है कि आपको थाली में सब चीजें लेनी चाहिए, आपको सब्जी भी लेनी चाहिए, आपको रोटी भी लेनी चाहिए, आपको चावल भी लेने चाहिए, आपको सैलेड भी लेनी चाहिए। क्यों कहता है? क्योंकि हर चीज के कुछ फायदे होते हैं। जैसे कि आपको रोटी और चावल आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, आपकी सब्जी आपको विटामिन्स देती है, आपकी सैलेड आपको विटामिन्स देती है, मिनरल्स देती है, तो हर चीज के कुछ फायदे होते हैं। ऐसे ही अगर मैंने तारीफ करी है कि म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट बहुत अच्छी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर एक चीज सूट करे। हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करिए, आप डेट में भी इन्वेस्टमेंट करिए, आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करिए। कुछ पैसा आप अपने शॉर्ट टर्म के लिए एफडी में भी रख सकते हो, गोल्ड में भी रख सकते हो। तो हर चीज के कुछ कुछ बेनिफिट होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की जनरली इन्वेस्टमेंट होती है। एक इन्वेस्टमेंट जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देती है, वो लेफ्ट साइड वाली है, और एक इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी सेफ्टी थोड़ी बना के चलती है। आपको जब जब पैसा चाहिए होता है उसमें से आप आराम से निकाल पाते हो। तो जो पैसा आपको लंबे समय के लिए चाहिए, लंबे समय के लिए आपको जरूरत नहीं है, वो लेफ्ट साइड वाली चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप गोल्ड ले सकते हो। इंडिया में तो आर्ट कलेक्शन नहीं ली जाती, बट बाहर कंट्रीज में आर्ट भी बाय करी जाती है। आप इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ पैसा जो आपको शॉर्ट टर्म का है, 2 साल 3 साल 1 साल, तो आप उसको बॉन्ड्स में डाल सकते हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, आपका पीपीएफ आ गया, आपके बैंक डिपॉजिट आ गए, या डेट रिलेटेड या लिक्विड म्यूचुअल फंड आप उससे ले सकते हैं।
तो ये सब मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या म्यूचुअल फंड होता है, कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड, क्या-क्या उसके फ़ायदे होते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने आप सब लोगों को समझाया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नंद किशोर तिवारी सर अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं बोलूँगा कि आप आगे वो कंटिन्यू करें और आप सब लोगों के अगर कुछ सवाल है, तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मोहित खान साहब, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे मित्रों को दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मित्रों के मन में म्यूचुअल फंड के बारे में जो छोटे-मोटे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं सभी मित्रों से निवेदन करूँगा, अगर किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया है। आप अपनी बात खुले मन से रख सकते हैं। मैं मोहित खान सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर करें और कहीं मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी अवेलेबल हूँ। तो किसी मित्र के मन में कोई भी क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो कृपया करके पूछा जाए। बिल्कुल, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कोई और प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगा मैं आपका आंसर दे पाऊँ। मित्रों, क्या ये समझ लें कि कोई क्वेश्चन नहीं है हम लोगों के मन में? अब मैं अपने मित्रों की तरफ से जी सर हाँ, चंद्रशेखर जी पांडे जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर अगर 10,000 रुपया SIP करना है मेरे के लिए, 2 बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, तो किस तरीके से हम पोर्टफोलियो जनरेट बनाएँगे? बहुत बढ़िया। सर कितना इन्वेस्टमेंट? जैसे कि मैं बता रहा हूँ सर, ये कौन सी स्कीम ले पाएंगे, कौन सा है, ये बहुत ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि उसको समझने के लिए 10-15 मिनट आपके साथ अलग से बैठना पड़ेगा। आप ये 1 टू 1 डिस्कस करिएगा सर के साथ। आपसे वो कुछ सवाल पूछेंगे कि आपको उस पैसे की कब तक की रिक्वायरमेंट है, आपके क्या-क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बता पाएँगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हर किसी की नीड, हर किसी के गोल अलग होंगे, तो उसको अलग से बात करेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर ऐसे सवाल करें जो पर्सनल नेचर के ना हो, मतलब पर्सनल इन्वेस्टमेंट के नेचर के ना हो। जनरल सवाल किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ है तो प्लीज इस टाइप के करेंगे तो ज्यादा आंसर अच्छे से कर पाएंगे। आंसर मैं आपका दे सकता हूँ, काफी सारे प्रोडक्ट है, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, HDFC का भी है, बाकी कंपनी के भी है, बट क्या वो आपको सूट करेंगे उसके लिए काफी सारी पैरामीटर्स होती है, उसको अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे सर। ठीक है सर, ओके। सर मेरा क्वेश्चन रहेगा हमारे मित्रों की तरफ से कि जो अभी अडानी जैसे कंपोनेंट निकल के आ रही है मार्केट के ऊपर, तो उसकी छाया और उसका प्रतिफल या उसका नुकसान क्या रहेगा हमारे इन्वेस्टरों का, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन सर साथ साथ मैं पूछ लेता हूँ कि जो अभी 1 तारीख को जो वित्तीय बजट आई है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, उसका म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा और बुरा दोनों बताने की कृपा करें। सर देखिए, जैसा कि पहला आपका सवाल है कि आपका जो सवाल था कि अदानी ग्रुप का क्या इम्पैक्ट रहेगा। सर देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे मैंने बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा करी जाती है। मतलब मोस्टली म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि एक तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर आप मैक्सिमम 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो मैक्सिमम आपका जो रिस्क है वो 10% का हुआ। अब जरूरी नहीं है कि आपका जो स्कीम है उसने 10% इन्वेस्टमेंट उस में कर रखा होगा। जैसे कि किसी स्कीम का नाम नहीं लूंगा, किसी के अंदर हार्डली 1% है, 2% है, और जैसे HDFC की बहुत सारी स्कीम है जिसके अंदर नहीं है ही नहीं। तो फंड मैनेजर्स बहुत सारी चीजों को देख लेता है। अगर एग्जाम वर्क देख चुका है कि क्या थी, तो वो फंड मैनेजर में भी इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो पहले से जज कर पाता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर येस बैंक है। हम में से कई सारे लोगों ने ये सोचा था कि येस बैंक बहुत रिटर्न देगा। सबसे ज्यादा हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उन लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करी थी येस बैंक जैसी कंपनीज के अंदर, और सबके पैसे कहीं ना कहीं काफी कम हुए थे। बट म्यूचुअल फंड कंपनीज में वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी थी।
वो बहुत सेफ लेके चलते हैं, वो इस अनुमान में नहीं चलते कि शायद बढ़ जाए, वो पूरी रिसर्च करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कहना तो कम है कि अभी किस पोर्टफोलियो में कितना अदानी का शेयर था, वो जैसे मैंने बताया मैक्सिमम होगा भी तो 10% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बेनिफिट है डायरेक्ट इक्विटी मार्केट से जाने से, ज्यादा यहाँ पर एक इस बेनिफिट है। तो वो देखा जाएगा अभी, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत सारे, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, किसी में हो सकता है 10% हो भी, बट मोस्टली जितने भी है उसमें या तो है ही नहीं, या है भी तो 1-2% या 3%, इससे ज्यादा नहीं है। तो मैंने जैसे बोला था डाइवर्सिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। दूसरा सवाल सर ने बड़ा अच्छा करा, बजट का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो देखिए इस बार का जो बजट था वो गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी है कि स्पेशली इन्वेस्टर्स को ऐसी चीजों से बचाए जाए, वो चीजें महंगी कर दी जो चीजें उनके लिए ठीक नहीं है। जैसे कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एंडाउमेंट प्लान या बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक नहीं है, बट वहां पर उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी मनी बैक प्लान, एंडाउमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, यहाँ पर आपके रिटर्न जो है वो 5%, 6% आते थे। अब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते थे, तो वहां पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, बल्कि म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। और दूसरा, इस बार जो बजट का फोकस रहा है वो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी रहा है। इंडिया सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप देख रहे होंगे दुनिया भर में मंदी आई है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन आया है, बट फिर भी इंडिया इकोनॉमी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन मार्केट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के इन्वेस्टर्स भी इंडियन मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वही गवर्नमेंट का फोकस भी इस बार के बजट में भी रहा है कि कैसे इंडिया इकोनॉमी को ग्रो करे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा हम लोगों ने पहले भी पिछले बजट में भी हम लोगों ने काफी फोकस करा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया एक आत्मनिर्भर भारत रहे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि चाइना में सबसे ज्यादा लोगों की फैक्ट्री, मतलब इंटरनेशनल कंपनीज की फैक्ट्री चाइना के अंदर होती थी, बट हम लोगों ने बीच में देखा कि चाइना के साथ क्या क्या इश्यूज रहे हैं। तो अभी क्योंकि इंडिया इस चीज का फायदा उठाना चाह रही है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि जाकि बाहर की कंपनी को अट्रैक्ट करे कि वो इंडिया में आए, यहाँ पर अपने प्रोडक्शन हाउसेस हम लोग बनाए, और उससे हमारे इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपकी मार्केट भी ग्रो करेगी। और भी काफी सारी चीजें थी, कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड भी था, हालांकि म्यूचुअल फंड टैक्सेशन नहीं, पर्सनल टैक्सेशन तक में करा था। न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक का भी बेनिफिट दिया था। थोड़ा गोल्ड के अंदर टैक्स आपका बढ़ाया था, गोल्ड जो आप बाय करते हैं। तो इस तरह का रहा था। ओवरऑल जो बजट है वो इकोनॉमी की ग्रोथ पे फोकस करा गया था इस बार का। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है कि जैसा आपने बताया था कि 1979 से अब तक सेंसेक्स ने लगभग 16 से 17% का CAGR डिलीवर करा है, तो क्या आगे आने वाले क्योंकि आपने जैसा बताया अभी कि इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और 3rd इकोनॉमी की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले 10 से 20 सालों में हम 15 से 17% का अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न इज्यूम कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं सर? सर बिल्कुल हम लोग मान के चल सकते हैं कि रिटर्न कम से कम डबल डिजिट आए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के अंदर या इक्विटी मार्केट के अंदर जो रिटर्न रहता है वो पास में अगर हम देखें तो जो रिटर्न रहा है वो आपका इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ रही है। जी ठीक है, जी दोनों का अगर हम टोटल कर दे तो इतना हमारा मार्केट का रिटर्न रहा है पास में, और यही हम लोग मान के चलेंगे कि आगे भी इतना रहेगा। तो अगर मैं मान के चलता हूँ गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 7% से जीडीपी बढ़ाए, बट अगर मैं मान के चलता हूँ 7% भी नहीं, 6% से भी जीडीपी बढ़ती है और 6% ही हमारे बीच में इन्फ्लेशन रहती है, तो भी मार्केट का रिटर्न 12% का बनता है। तो 15-16 भी नहीं तो कम से कम 10% का हम लोग मान के चल सकते हैं कि यहाँ से रिटर्न आएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको आज लगता है कि आप आज जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा आप आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कमाओगे, अगर ये ज्यादातर लोगों को लगता है तो बिल्कुल से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो मार्केट ग्रो करेगी। और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई ऐसा सोचता होगा कि बहुत बुरे हालात है, अब तो खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई सोचता होगा। तो मार्केट बिल्कुल से 15-16% अगर नहीं भी दिया, एटलीस्ट यहाँ से डबल डिजिट मतलब
10% या उससे ऊपर का रिटर्न मार्केट दे पाएगी। सर हमारे इन्वेस्टरों के द्वारा आमतौर पे एक क्वेश्चन किया जाता है, मैं अपने इन्वेस्टर और मित्रों के बिहाफ पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ आपके सामने कि हमें इस लेवल पे जब मार्केट 60,000 के आसपास में है तो यहाँ पे हमें ज्यादातर लमसम इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना चाहिए या एसआईपी के रूट से जाना चाहिए? सर देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट आपको जो रिटर्न देती है वो एसआईपी से ज़्यादा दे देती है कुछ कुछ सर्कमस्टेंस में। लाइक अगर मार्केट गिरी हुई है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाता है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर 15% का रिटर्न आता है, अगर वही पैसा आप अगर लमसम में डालते हो 15% का रिटर्न आता है तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है 5% की कंपाउंडिंग से। अगर 15% का रिटर्न एसआईपी में आता है तो उसको डबल होने में कोई 8 से 9 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि क्योंकि लमसम में जैसे मैंने बताया कि लमसम में कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। लमसम आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मार्केट रीजनेबल है, मार्केट बहुत ज्यादा हाई पे नहीं है, या फिर थोड़ा थोड़ा करके आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक अभी की सिचुएशन अगर देखें, अगर आपके पास लाख रुपए है या 50,000 रुपए है तो आपको अगर डर भी लग रहा है तो 25,000 रुपए करके आप 4 बार डाल सकते हो, ऐसा कर सकते हो। या फिर आप लिक्विड या डेट म्यूचुअल फंड में आप डाल के वहां से एसटीपी या थोड़ा थोड़ा स्विच करके डाल सकते हो। तो वो हर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। जैसे कि अभी देखा था कि मार्केट गिरी थी तो बिल्कुल से जिसने 2 दिन पहले डाला होगा उसके तो 4-5% अभी बन गए होंगे कुछ दिन के अंदर। तो अगर आप एक हैबिट डाल लीजिए कि मुझे एसआईपी तो करनी है, एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, अभी स्टार्ट कर दीजिए। बीच में कुछ पैसा उठा के रखिए, जब भी मार्केट गिरेगी थोड़ा सा पैसा टॉप अप कर देना है, बस सिंपल है। सर लोगों का यहाँ पर अगर आप एसआईपी करते हो आपका रिटर्न कोई 12% 14% होता होगा। मेरी ये वाली हैबिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने किसी भी मार्केट कंडीशन में उठा के देखता हूँ अपनी पोर्टफोलियो का रिटर्न 18 से 19% मिनिमम साइड पर रहता ही रहता है। मार्केट बिल्कुल मतलब बहुत नीचे भी जाती है, 15-20% का करेक्शन भी आ जाता है तो भी 12-13% का रिटर्न रहता है, जाके लोगों की पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि मैं उस टाइम पे कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ऐसी कोई हाई सैलरी या टॉप मैनेजमेंट में नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 10,000 रुपए भी सेव एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं ना तो वो भी डाल देते हैं। अगर आप इतनी सी भी हैबिट कर देते हो, 5,000 रुपए 10,000 रुपए ऐसे मार्केट गिरने पर टॉप अप कर देते हो तो भी आप आने वाले 5 साल 10 साल बाद देखोगे तो आपको बहुत अच्छा आपको पोर्टफोलियो में रिटर्न दिखेगा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया और इससे हमें सारे मित्रों को काफी कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। और भी किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है तो कृपा करके पूछ लें, क्योंकि हम लोगों के पास में अपने टाइमलाइन के हिसाब से सिर्फ 5 मिनट का समय बच गया है। तो किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं तो कृपा करके पूछें। सर एसआईपी में कौन सा चुने, मतलब फंड ऐसा कुछ बताएंगे? सिमिलर सा है सर। देखिए बहुत सारे फंड है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर अगर आप हो तो आप एक हाइब्रिड फंड से स्टार्ट करिए। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप से स्टार्ट करिए एसआईपी। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे बढ़ती है, फंड कैसे बढ़ता है, तो आप प्योर इक्विटी में जाइएगा। लाइक टॉप 100 फंड ब्लू चिप फंड्स के अंदर। और फिर और ज्यादा आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ले सकते हैं। तुरंत मतलब जैसे जान लीजिए डिपॉजिट कर लेते हैं एसआईपी पे, तो क्या 4-5 दिन में हम बेच सकते हैं एसआईपी में? सर मैंने पूरा ज्ञान ही इस पे दिया है कि 4-5 दिन में नहीं बेचना है। मेरा पूरी स्पीच ये रही है कि आपकी इक्विटी, आपका जो भी म्यूचुअल फंड है वो आपका लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है। 4-5 दिन वाला पैसा या तो फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाले या फिर उसको सेविंग बैंक में ही रहने दे, क्योंकि 4-5 दिन, 1 महीना इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए तो बिल्कुल सजेस्टेबल नहीं है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना है तो कम से कम 5 साल, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डालना है तो 2-3 साल के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे नीचे है तो डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड या सेविंग बैंक, एफडी बहुत अच्छे ऑप्शन है।
थैंक यू आजाद अली जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप थोड़ा देरी से ज्वाइन किए हैं इसलिए सर का प्रेजेंटेशन पूरा नहीं सुन पाए होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप फिर से हमें कॉल करके इसके बारे में और डिटेल्स और जानकारी आप ले लें। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन हो? सर कोई मित्र की तरफ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ही इतना शानदार था कि हमारे सारे मित्रों के क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं उन सभी को। और कुछ क्वेश्चन जो था सार्वजनिक तौर पे जो पूछी जाती थी, आमतौर पे जो पूछने वाला क्वेश्चन था वो हमने आपसे पूछ ही लिया है। तो हमें लगता है कि आज की सभा को समाप्त करने की आप दोस्तों की तरफ से आज्ञा है या कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित सर, आपका आभार। आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला, रात्रि का घर और परिवार का आपका समय था, फिर भी आपने हमारे दोस्तों के लिए इतना समय दिया है। हम आभारी हैं आपके। आभारी हम आप सारे मित्रों का भी है कि आपने हमारे निमंत्रण के ऊपर गूगल मीट ज्वाइन किया। अभी हम लोग पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि हर वीरवार को शाम को 8 बजे इस तरह के गूगल मीट का प्रोग्राम रखा जाए अपने इन्वेस्टरों के लिए, अपने पार्टनरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जिससे कि आपके ज्ञान में दिन दूना रात चौगुना की वृद्धि हो सके। क्योंकि मित्र हम इस बात में बिलीव करते हैं कि हम सीखेंगे तभी जीतेंगे। और निवेश से पहले समझना, सीखना और निवेश की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। मोहित सर का बहुत बहुत आभार, और आभार आप सभी का भी। आपने अपने जीवन के बहुत ही बहुमूल्य समय हमें निकाल करके दिया है। हम इसी तरह प्यार और आशीर्वाद आप बना के रखे रहें। अगले हफ्ते फिर से हम निमंत्रण देंगे और कोशिश करेंगे आप सभी को फिर से आमंत्रण देकर बुलाने का और आप सबसे फिर आशीर्वाद और सहयोग लेने का। नमस्कार दोस्तों, सादर नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू।